हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ 4 मार्च 2022 के डेली पीआईबी एनालिसिस के साथ। तो कल हमने बहुत सारी करंट अफेयर्स पेंडिंग जो थी उनको कवर किया। तो आज मैं 4 और 5 मार्च की पीआईबी अपलोड कर रहा हूँ। कल पड़ जाएगा संडे, संडे को कोई पीआईबी नहीं आती है। हालांकि करंट अफेयर्स कल का भी अपलोड होगा। मंडे से करंट अफेयर्स और पीआईबी सुबह ही अपलोड होंगी 7 और 8 बजे, ठीक है। तो ये टारगेट लेके मैं चला हूँ और लगभग अचीव हो जाएगा, क्योंकि आज 4 और 5 मार्च की पीआईबी अपलोड हो रही है। चलिए, पहला आर्टिकल है हमारा। श्री सर्बानंद सोनोवाल जी ने कहा है कि अगर इनलैंड वाटरवे ट्रांसपोर्ट की बात करी जाए नॉर्थ ईस्ट एरिया में, तो मिजोरम का इसमें एक बहुत बड़ा रोल है। ये देखिए, सर्बानंद सोनोवाल जी मिनिस्टर ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज मिनिस्ट्री हैं। इन्होंने बताया, मतलब कि यहाँ मिजोरम में इन्होंने कई सारे प्रोजेक्ट को रिव्यू किया, जिसमें आपका कलादान मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट भी शामिल था। कलादान मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट बांग्लादेश, मिजोरम यानी इंडिया, वियतनाम, थाईलैंड को जोड़ता है। इसमें रोड वाटर दोनों आपके वेज आते हैं, ठीक है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम आते हैं। तो इस दौरान इन्होंने कहा कि जो मिजोरम है ये इंडिया में, यानी खास करके नॉर्थ ईस्ट इंडिया में इनलैंड वाटर वे सिस्टम डेवलप करने में खास करके इम्पोर्टेंस क्रिएट कर सकता है। यानी कि देखिए, या तो आप असम में बना सकते हैं या तो मिजोरम में, बाकी कहीं का इतना ज़्यादा फोकस नहीं किया गया है। तो नॉर्थ ईस्ट में अगर आपको वाटरवे डेवलप करना है तो मिजोरम एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है। बात की है इन्होंने कर्णफुली रिवर की। कर्णफुली रिवर की क्या है, 23 किलोमीटर का वाटर स्ट्रेच है जहां पर आपको वाटरवे बन सकता है। 22.93 करोड़ की लागत आएगी इसमें। तो कर्णफुली रिवर पर जो पोर्ट शिपिंग वाटरवे मिनिस्ट्री है वो लगभग 6.17 करोड़ देगी। बाकी स्टेट गवर्नमेंट को या वर्ल्ड बैंक से लोन लेके कंप्लीट किया जाएगा। तो ये 22.93 करोड़ में से 6.17 करोड़ कौन देगा? स्टेट, सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। बाकी आप जैसे मन है वैसा पूरा करिए। मिनिस्टर ने यह भी कहा कि असम और मिजोरम के बीच में 87.136 किलोमीटर एरिया ऐसा है रिवर तवांग का, ठीक है। ये नाम जो भी लिखा है आप पढ़ लीजिएगा। वहां पर हाइड्रोग्राफिकल सर्वे और टेक्नो इकोनॉमिक फिजिबिलिटी स्टडी की गई है, ताकि रिवर तवांग में क्या हम लोग वाटरवे ट्रांसपोर्ट को स्टार्ट कर सकें। अब ये हाइड्रोग्राफिकल सर्वे या फिर टेक्नो इकोनॉमिक फिजिबिलिटी स्टडी क्यों की जाती है? हाइड्रोग्राफिकल सर्वे ये बताता है कि जो डेप्थ है नदी की, क्या वो इस लायक है कि उस पर शिप्स या फिर कार्गो शिप्स का चलन हो सके। बाकी फिजिबिलिटी, जो आपकी इकोनॉमिक फिजिबिलिटी रिपोर्ट ये बताती है कि आप यहाँ पे महल भी खड़ा कर देंगे तो क्या फ़र्क पड़ता है अगर यूज़ ही ना हो तो इसलिए सर्वे जरूर किया जाता है कहीं पर भी वाटरवे या कोई भी प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट करने से पहले। बाकी यहाँ पर आप देख लीजिए, जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है इतना ज़्यादा डीप पढ़ना, हाँ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है नेशनल वाटरवेज। देखिए, इंडिया में 14,500 किलोमीटर के नेशनल वाटरवेज बनने हैं, जो कि देश के पूरे ट्रांसपोर्ट सिस्टम का 1% होते हैं। नेशनल वाटरवे एक्ट 2016 में पास हुआ। इसके तहत 111 वाटरवेज बनने हैं, ठीक है। 111 वाटरवेज को नेशनल वाटरवेज डिक्लेयर किया गया। मतलब बनने तो कई सारे हो सकते हैं, लेकिन अभी तक इंडिया में 111 वाटरवेज हैं जिनको नेशनल वाटरवेज डिक्लेयर किया जा चुका है। लॉन्गेस्ट वाटरवे कौन सा होगा नेशनल वाटरवे? प्रयागराज से हल्दिया नेशनल वाटरवे 1। बात करते हैं इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। 27 अक्टूबर 1986 को स्थापना हुई। इसके लिए अलग से एक्ट पास किया गया था, क्योंकि ये एक स्टेचुरी बॉडी है। इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 1985। 1985 में एक्ट पास हुआ और 27 अक्टूबर 1986 को इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना हो गई, जो मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग के तहत कार्य करता है। देखिए, जो इनलैंड वाटरवेज हैं वहाँ पर शिपिंग एंड नेविगेशन के लिए डेवलपमेंट और रेगुलेशन काम कौन करता है? इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। कहाँ पर हेडक्वार्टर है इसका? नोएडा में हेडक्वार्टर है। तो एक्ट अलग अलग हैं, नेशनल वाटरवे एक्ट अलग है आपका और इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट अलग है। बाकी ये आप देख लीजिए, इंडिया में जो वाटरवेज हैं जो थोड़ा सा ज़्यादा ही बड़े हैं, आप देख लीजिए, ये नेशनल वाटरवे 1 है। वहाँ से मतलब इस नदी में बनता है, खैर बनना तो उसको प्रयागराज से और हल्दिया तक के लिए बन रहा है, वो बात अलग है। फिर धुबरी से सादिया देख लिए, सेकंड वाटरवे है। थर्ड वाटरवे यहाँ पर छोटा सा है बिल्कुल। फोर्थ वाटरवे आप देखिए, ये है विजयवाड़ा मुक्तियाला। कम से कम टॉप 5 आपको वाटरवे याद रखने हैं। क्यों? यूपीएससी में मिलाने के लिए पूछ लेता है कि पहला वाटरवे, या स्टेट में पूछ लिया कि 5th वाटरवे इसको जोड़ता है। लॉन्गेस्ट वाटरवे कौन सा है? तो लॉन्गेस्ट वाटरवे है नेशनल वाटरवे 1। सेकेंड लॉन्गेस्ट वाटरवे कौन सा है? नेशनल वाटरवे 2, जो आपका धुबरी से सादिया बन रहा है ब्रह्मपुत्र रिवर पे। थर्ड कौन सा है? तो यहाँ पे देख लीजिए आप,
तापी रिवर पे बन रहेगा, खैर वो जब बनेगा तब देख लेंगे। बाकी आपको ये पता होना चाहिए कौन सा वाटरवे, खास करके टॉप 5 जो स्टार्टिंग के अभी बन रहे हैं, कंस्ट्रक्शन में है, उनके विषय में बात कर रहा हूँ, बाकी इसी की नहीं बात कर रहा हूँ। नेक्स्ट आर्टिकल है डे NRLM। देखिए जो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट का डे NRLM है, वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर कई सारे लर्निंग इवेंट्स ऑर्गेनाइज कर रहा है, ताकि जो अल्ट्रा पुअर वुमेन हैं उनको गवर्नमेंट प्रोग्राम के साथ इंटीग्रेट कर दिया है। अल्ट्रा पुअर मतलब अल्ट्रा बेहतरीन के लिए वैसे यूज़ किया जाता था, लेकिन बेहिसाब चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है अल्ट्रा हमेशा, तो अगर पुअर की फॉर्म आई तो वहाँ पे भी ऐसे ही यूज़ किया जाता है। 24 फरवरी 2022 को क्या हुआ, वर्ल्ड बैंक और डे NRLM ने कई सारे लर्निंग इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए, अल्ट्रा जो पुअर वुमेन हैं उनको गवर्नमेंट प्रोग्राम की जानकारी देने के लिए, उनको कनेक्ट करने के लिए। बाकी इसमें बोमा और ब्रैक एजेंसीज ने भी प्रेजेंटेशन दी है। ये बांग्लादेश की एजेंसीज हैं जो कि क्या करती हैं, अल्ट्रा पुअर प्रोग्राम को कई सारी कंट्रीज में रन करती हैं। इंडिया का जो डे NRLM प्रोग्राम है वो लार्जेस्ट कम्युनिटी मोबिलाइजेशन इफर्ट है पूरे वर्ल्ड में। इसमें क्या लगभग 80 मिलियन यानी कि 8 करोड़ जो ग्रामीण महिलाएं हैं उनको 7.4 मिलियन यानी 74 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप में डिवाइड करना है। ठीक है, तो 8 करोड़ महिलाएं हैं, बाद में ये 74 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप बन जाएंगे, मतलब कि एक सेल्फ हेल्प ग्रुप में लगभग 8 से 9 महिलाएं हो जाएंगी। वर्ल्ड बैंक डे NRLM स्कीम में क्या है, पार्टनरशिप कर रहा है, ये तो आपको पता ही है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट की स्कीम है, वुमेन लाइवलीहुड या फिर लाइवलीहुड कंडीशन को बेहतर करने के लिए रूरल एरियाज में। देखिए सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के तहत मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने 2011 में NRLM स्कीम लॉन्च की थी, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। पर्पस क्या था, ग्रामीण गरीबी यानी रूरल पॉवर्टी को एलिमिनेट करना और मल्टीपल लाइवलीहुड के जो चांसेस हैं उनके लिए क्रिएट करना। अब इसमें डे NRLM के तहत एक सब स्कीम है एग्रीकल्चरल एरियाज के लिए, महिलाओं के लिए एग्रो इकोलॉजिकल प्रैक्टिसेस को इंक्रीज करने के लिए डे NRLM के तहत एक सब स्कीम रन की जाती है, महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना। बस इतना याद रखिए, महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना महिलाओं को एग्रीकल्चर की फील्ड में अट्रैक्ट करने के लिए डे NRLM के तहत इंप्लीमेंट की जाती है। फिर एक SVEP है, AGEY है, ये नॉन फॉर्म लाइवलीहुड स्ट्रेटेजी के लिए है, यानी महिलाओं को स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योर प्रोग्राम में शामिल किया जाता है। आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना रन की जा रही है। ये तीनों जो मैंने आपको पढ़ा दिए, ये एक तरह से किसकी सब स्कीम है, डे NRLM स्कीम की। पहले तो इनका NRLM नाम था, 2015 के आसपास मेरे ख्याल से इनका डे NRLM नाम हो गया था। नेक्स्ट आर्टिकल है स्त्री मनोरक्षा प्रोजेक्ट, किसने लॉन्च किया है, स्मृति जुबिन ईरानी ने। स्त्री मनोरक्षा प्रोजेक्ट जो मेंटल हेल्थ ट्रेनिंग है, ये 6000 वन स्टॉप सेंटर्स के फंक्शनरीज को प्रोवाइड की जाएगी, मेंटल हेल्थ ट्रेनिंग। ठीक है, वन स्टॉप सेंटर उनका नाम है सखीज, ये काम करते हैं वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए। जो ये सखीज हैं, लगभग 6000 सखीज हैं जिनको स्त्री मनोरक्षा प्रोजेक्ट के तहत मेंटल हेल्थ ट्रेनिंग दी जाएगी। देखिए स्त्री मनोरक्षा प्रोजेक्ट किसने लॉन्च किया है, स्मृति जुबिन ईरानी ने लॉन्च किया है, और ये स्त्री मनोरक्षा प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट किया गया है या फिर ऑर्गेनाइज किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट और निम्हांस के द्वारा। ठीक है, इंटरनेशनल वुमेन डे 8 मार्च को सेलिब्रेट किया जा रहा है, इसके तत्वाधान में इसको ऑर्गेनाइज किया गया है। देखिए सखी नाम के वन स्टॉप सेंटर हैं जो कि मेंटल हेल्थ ट्रेनिंग उनको दी जानी है इस स्त्री मनोरक्षा प्रोजेक्ट के तहत। इसमें निम्हांस, नालसा, कई सारी एजेंसीज रहेंगी जो कि मेंटल हेल्थ ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगी। पर्पस क्या है, पर्पस ये है कि ये जो प्रोजेक्ट है स्त्री मनोरक्षा प्रोजेक्ट intended to give life and dignity to women and break the cycle of violence by educating the women and spreading awareness among them। गरिमा के साथ वो अपने जीवन को जी सकें और इसके लिए उनको एजुकेट करना है, अवेयर करना है। ये है आपका स्त्री मनोरक्षा प्रोजेक्ट। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इस बात की भी कोशिश करें कि नालसा के तहत ही या फिर नालसा की हेल्प से, जैसे लोक अदालत होती है वैसे ही नारी अदालत भी इम्प्लीमेंट की जाए ताकि महिलाओं को जल्दी से जल्दी जस्टिस मिल सके। नालसा के तहत ही न्याय बंधु प्रोग्राम रन किया जाता है। इसमें क्या होता है, लोगों को फ्री लीगल एडवाइस दी जाती है। तो सेक्शन 12 जो आपका नालसा एक्ट है, लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987, इसमें सेक्शन 12 के तहत लॉयर्स
फ्री लीगल एडवाइस देते हैं और ये न्याय बंधु कहलाते हैं। ठीक है, नालसा के विषय में आप जान लीजिए कि नालसा की स्थापना कब हुई थी। नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी की स्थापना हुई थी नवंबर 1995 को। लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी ताकि यूनिफॉर्मली सबको जस्टिस मिल सके पूरे देश में। नालसा के पैटर्न इन चीफ होते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। एग्जीक्यूटिव चीफ कौन होते हैं? सेकंड सीनियर मोस्ट जो जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो एग्जीक्यूटिव चेयरमैन होते हैं नालसा के। हमारे संविधान का आर्टिकल 39A क्या कहता है? फ्री लीगल एड, जो हमारी कम्युनिटी का पुअर एंड वीकर सेक्शन है उसको फ्री लीगल एड प्रोवाइड करना है। आर्टिकल 14, आर्टिकल 22(1) स्टेट को जिम्मेदारी देता है कि आप न्याय के सम्मुख इक्वलिटी को प्रमोट करें, कि सभी लोग कानून की नज़रों में समान हैं। मतलब क्या जोक है। ठीक है, तो नालसा हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 16 को भी प्रमोट करता है। नालसा के विषय में ये बेसिक फैक्ट है, आपको पता होना चाहिए। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के लिए फील्ड असेसमेंट लॉन्च कर दिया गया है। इसमें 3000 जो असेसर्स हैं वो फील्ड पर जाएंगे। और पहले के वर्षों में क्या होता था, लगभग 40% जो वार्ड्स हैं सैपलिंग के तौर पर उनको यूज़ किया जाता था फील्ड असेसमेंट सर्वे के लिए। लेकिन पहली बार 100% वार्ड्स को, मतलब कि 100% वार्ड्स में जाके आपको फील्ड असेसमेंट करना है। पहली बार डिस्ट्रिक्ट्स की रैंकिंग भी स्वच्छता सर्वेक्षण में शामिल की गई है। डिस्ट्रिक्ट की रैंकिंग क्यों? ये इंदौर ऐसे ही टॉप करता था। डिस्ट्रिक्ट रैंकिंग इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम। देखते हैं इसमें क्या कहना चाहती है। फील्ड असेसमेंट लॉन्च कर दिया गया। हमारा जो 7वां स्वच्छ सर्वेक्षण है 1 मार्च 2022 को मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स द्वारा हमारे 7वें स्वच्छ सर्वेक्षण के लिए क्या फील्ड असेसमेंट लॉन्च कर दिया गया है। डेजिग्नेटेड विद पीपल फर्स्ट। स्ट्रेटजी क्या है? पीपल फर्स्ट, यानी कि लोग पहले। इस फिलॉसफी पर हमारा आधारित रहेगा स्वच्छता सर्वेक्षण 2022। ये स्वच्छता सर्वेक्षण मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स द्वारा 2016 में लॉन्च किया गया हमारे देश के शहरों में सैनिटेशन को इम्प्रूव करने के लिए। और ये स्वच्छता सर्वेक्षण का पर्पस क्या था? जो सिटीजन पार्टिसिपेशन है इसको इनकरेज किया है कि स्वच्छता में पार्टिसिपेट करें। 2016 में मात्र 73 सिटीज़ थी। ठीक है, अच्छा, इसीलिए इसने कहा डिस्ट्रिक्ट्स, सारी डिस्ट्रिक्ट्स कवर की जाएंगी, इतना याद रखिएगा। ठीक है, तो 73 सिटीज़ थी और 2021 में ये देखिए 4320 सिटीज़ हैं, यानी लगभग 6000 से ऊपर डिस्ट्रिक्ट्स हैं। उनको इस बार 2022 के स्वच्छता सर्वेक्षण में शामिल किया जाएगा। तो 73 सिटीज़ याद रखिएगा 2016 में जब ये स्वच्छता सर्वेक्षण स्टार्ट हुआ था। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स द्वारा 1 मार्च 2022 को स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 के लिए असेसमेंट एजेंसी डिप्लॉय कर दी गई है, इप्सॉस रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड। ये फील्ड पर जाएगी और परफॉर्मेंस जो सिटीज़ की आई है उसको देखेगी। पहले जो टोटल वार्ड्स थे उनका 40% ही यूज़ किया जाता था स्वच्छता सर्वेक्षण के लिए। अब 100% वार्ड्स में जाके आपको फील्ड सर्वे करना है। तो यंग अडल्ट पर फोकस करेगा हमारा स्वच्छता सर्वेक्षण 2022, क्योंकि हमारे वो फ्यूचर के लीडर हैं जिनको कोई नहीं मानता। ठीक है, इसके अलावा एक नया इंडिकेटर भी शामिल कर लिया गया है इस बार के स्वच्छता सर्वेक्षण में। उसका नाम है स्वच्छ टेक्नोलॉजी चैलेंज। स्वच्छ टेक्नोलॉजी चैलेंज को 2021 में लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स द्वारा। अब स्वच्छता सर्वेक्षण में इसको यूज़ कर लिया गया है, स्वच्छ टेक्नोलॉजी चैलेंज को। आपको ये जरूर याद रखना है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 ये क्या करेगा? लेवल प्लेइंग फील्ड स्मॉलर सिटीज़ के लिए भी प्रोवाइड करेगा, क्योंकि इसमें 2 पॉपुलेशन कैटेगरी ऐड कर दी गई हैं। 15,000 तक की पॉपुलेशन वाले सिटीज़ और 15 से 25,000 तक की पॉपुलेशन वाले सिटीज़। तो सारे वार्ड कवर ही हो जाएंगे ना। पैंडेमिक के आने के बाद पब्लिक हेल्थ, सैनिटेशन, वेस्ट मैनेजमेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया हमारे देश में। ठीक है, तो 2022 जो स्वच्छता सर्वेक्षण है इसमें कई सारी स्पेसिफिक इंडिकेटर हैं जो वर्किंग कंडीशन, लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़, फ्रंट लाइन सोल्जर्स जो हैं अर्बन एरियाज़ में, खास करके सैनिटेशन जर्नी में, उन सभी को कवर किया जाता है स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में। तो याद रखिएगा नए इंडिकेटर जो शामिल किए गए हैं। स्वच्छ टेक्नोलॉजी चैलेंज, सारी डिस्ट्रिक्ट्स कवर की जा रही हैं पहली बार, इसीलिए वो डिस्ट्रिक्ट्स लिखा था। ठीक है, बाकी 2 कैटेगरी पॉपुलेशन की ऐड की गई हैं, 15 से नीचे और 15 से 25। ये आपको याद रखना है। इप्सॉस टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, वो आप चाहें तो याद रखिएगा कि नहीं। कोल मिनिस्ट्री कई सारे वेबिनार ऑर्गेनाइज कर रही है कोल गैसिफिकेशन पर। तो देखिए हमारा जो बजट आया था फिनांस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया था, उसमें 4 पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किए, मतलब कि अनाउंस किए थे। कोल गैसिफिकेशन एंड
कन्वर्जन ऑफ कोल इनटू केमिकल, जो रिक्वायरमेंट है केमिकल की उसके उसमें कन्वर्ट कर दिया है। इंडिया में 307 बिलियन टन्स का कोल रिजर्व है, ठीक है। लेकिन जो इंडिया में कोल प्रोड्यूस किया था उसके 80% थर्मल पावर प्लांट में यूज़ होता है, यानी गैसिफिकेशन के लिए यूज़ नहीं होता है। तो अगर इंडिया में कोल अदर पर्पजेस के लिए यूज़ कर लिया है, इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल मैनेजमेंट, तो जो गैसिफिकेशन और केमिकल प्रॉपर्टी का यूटिलाइजेशन है कोल की, वो बेहतर रिजल्ट दे सकता है। जैसे सिन गैस जो प्रोड्यूस होती है कोल गैसिफिकेशन के द्वारा, उसको आप मीथेन, डाईमिथाइल ईथर, हाइड्रोजन की जगह पे यूज़ कर सकते हैं। ये कम पोल्यूशन क्रिएट करती हैं डायरेक्टली कोल को ऐसे ही यूज़ करने की बजाय। मिनिस्ट्री ऑफ कोल का कहना है 2030 तक हमें 100 मिलियन टन कोल गैसिफिकेशन करना है, ठीक है। कोल गैसिफिकेशन का प्रोसेस क्या होगा? कोल को पार्सली जलाया जाता है, ऑक्सीजन, स्टीम और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो फ्यूल गैस बनाई जाती है। इसमें क्या होगा, कोल गैस अगर बन जाती है, सिन गैस जिसको आप कहते हैं, तो नेचुरल गैस की जगह या मीथेन की जगह आप यूज़ कर सकते हैं। और जो प्रोडक्शन होते हैं सिन गैस के, इसमें मिक्सचर होता है मीथेन का, कार्बन मोनोऑक्साइड का, हाइड्रोजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का और वाटर वेपर का। तो ये सारी गैसेज हैं जिनका मिक्सचर रहता है सिन गैस। तो कोल गैसिफिकेशन हमारे इंडिया में इंपॉर्टेंट हो गया है। DPIIT, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन फॉर इंडस्ट्री एंड इंटरनेशनल ट्रेड, इन्होंने मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड इस पर वेबिनार ऑर्गेनाइज किया, जिसको एड्रेस किया है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने। देखिए, मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड यानी जो आप भारत के लिए बना रहे हो वो पूरे विश्व में जाए। जैसे एप्पल है पूरे विश्व में है, रूस की ऐसी तैसी कर दी। लेकिन इससे एक बात सीखने वाली है कि कभी अमेरिका की चाहत के अगेंस्ट अगर कहीं वर्ल्ड मतलब कि युद्ध हो गया तो ये तो बर्बाद कर देगा पूरी दुनिया को। क्योंकि गूगल ने जो किया है रूस में, यही गूगल ने किया था कि कब किया था, आपके कारगिल वॉर के समय किया था ना, लोकेशन बताने से मना कर दिया था। तो याद रखिएगा, मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड होना चाहिए। आप चाहें तो किसी को बैसाखियों पर ला सकते हैं, ये बात याद रखिएगा। बाकी आप यहाँ पे देख लीजिए, 2022 के बजट में कहा गया कि जो 100 वर्ष जब पूरे होंगे इंडिया में, तो मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का एक बेहतरीन की ड्राइव होगा। एक्सपोर्ट और MSMEs पर हमें फोकस करना है अगर मैन्युफैक्चरिंग को ग्रोथ इंजन बनाना है। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने कहा, ये जो एड्रेस वेबिनार था मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड, इस वेबिनार को एड्रेस कर रहे थे। इन्होंने बताया कि जो हमारे यूनिवर्सिटी का थीम है वो फोकस करता है मैन्युफैक्चरिंग पे, इवन ईज ऑफ डूइंग 2.0, इंक्लूसिव टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करना इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए, स्किलिंग एम्प्लॉयमेंट पर फोकस करना। इन सभी की बात की प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने। ये सब बातें ये दर्शाती हैं कि हमें मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस करना है। बाकी यूनियन बजट में बात की गई, सारे स्टेक होल्डर इस बात पर ध्यान दें कि मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करना है, एक्सपोर्ट को बढ़ाना है और MSMEs को मजबूत करना है। तभी हमारा इंडिया ग्लोबल हब हो पाएगा, मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड हो पाएगा। तो ये देख लीजिए, सभी पार्टिसिपेट्स, जो कई सारे पार्टिसिपेट थे, इन्होंने एड्रेस किया इसमें। मेक इन इंडिया कैंपेन प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने 25 सितंबर 2014 को लॉन्च किया था। पर्पस क्या था? इंडिया को ग्लोबल इंडस्ट्री हब बनाना और चाइना को सरपास करना, जो कि मुमकिन नहीं लगता है 2050 तक, क्योंकि 1969 में चाइना में ओपन किया गया था, ठीक है, और वहाँ पर डंडे का शासन था। आज बोला कल हो जाना चाहिए, इंडिया में नहीं होगा। मेक इन इंडिया का टारगेट था कि जो मैन्युफैक्चरिंग की सेक्टरल ग्रोथ है उसको 12 से 14% करना पर एनम। बाकी यहाँ पर देख लीजिए, 2022 तक 100 मिलियन एडिशनल जॉब्स क्रिएट करना। 2022 तक जो GDP में मैन्युफैक्चरिंग का पार्ट 16% से बढ़ाकर 25% करना, जो कि नहीं हो पाया है। GDP में कंट्रीब्यूशन यहाँ आप देख लीजिए। बाकी इन्वेस्टमेंट कितना आया ये तो आपसे पूछा नहीं जाएगा। मेक इन इंडिया 25 सितंबर 2014। श्री अश्विनी वैष्णव जी ये जो है इनॉग्रेट कर रहे थे टेक कॉन्क्लेव, NIC नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर का ये कॉन्क्लेव होता है। 3रा एडिशन है मेरे ख्याल से, देख लेते हैं कौन सा एडिशन है। NIC कहना है 4 डिकेड यानी 4 दशकों से जब से NIC की स्थापना हुई, वो गवर्नमेंट के डिजिटल इनिशिएटिव्स को प्रमोट कर रहा है, पार्टनरशिप कर रहा है, ठीक है। कई सारे स्टेट ऑफ आर्ट पैन इंडिया फैसिलिटी बनाई जा रही है, डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाए जा रहे हैं, सोल्यूशंस प्रोवाइड किए जा रहे हैं। सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट दोनों इसमें शामिल हैं, ताकि सिटीजन्स को इलेक्ट्रॉनिक्स की डिलीवरी, मतलब जो डिलीवरी है डिजिटल, जैसे आप भीम से पे करते हो तो कौन, NIC ही तो हेल्प कर रहा है इसमें, ठीक है, वो NPCI को देता है। तो नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर ना हो तो गवर्नमेंट के सारे ऐप जो है रखे के रखे रह जाएंगे। तो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो हैं इनको आने वाली जो चेंजिंग टेक्नोलॉजी से इनको अडॉप्ट करना चाहिए। गवर्नमेंट ऑफिशियल आज भी वही हाथ से लिखने की प्रैक्टिस पे चल रहे हैं,
तो एक तरह से पूरा हमारा सिस्टम जो गवर्नमेंट मशीनरी है, ऑफिसर्स हैं, वो डैमेज हो चुके हैं। NIC टेक कॉन्क्लेव ऑर्गेनाइज कर रहा है, जिसका थीम है नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजीज फॉर डिजिटल गवर्नमेंट। मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इवन रेलवे के मिनिस्टर भी यही हैं, श्री अश्वनी वैष्णव जी। इन्होंने 3rd एडिशन देखी हुआ है NIC के टेक कॉन्क्लेव का, इसको एड्रेस किया है। उन्होंने बताया कि ये जो आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, डाटा एनालिटिक्स है, नेक्स्ट जनरेशन डाटाबेस सॉल्यूशंस है, साइबर सिक्योरिटी है, इन पर फोकस करना है। वरना जैसे गूगल और एप्पल ने किया है रूस के साथ, वैसे इंडिया के साथ कभी ना कभी अमेरिका और चाइना भी